अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट खुर्रम पाशा। हमारे माशरे में बहुत सारी क्राइम की ऐसी स्टोरियां जन्म लेती हैं जिनकी बैकग्राउंड जानना हर बंदे की ख्वाहिश होती है। आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपके सामने ला रहा हूं कि एक ऐसा नौजवान जो बीकन हाउस स्कूल से पढ़ा हो, उसके बाद अमेरिकन नेशनल स्कूल से उसने ग्रेजुएशन की हो और फिर अचानक उस पर मुकदमात का इतना बोझ पड़ जाए कि वो एक बहुत ख़तरनाक मुजरम की शक्ल में सामने आता है। उस पर मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हो जाते हैं, वो मुल्क से फ़रार होता है। उसके बाद इंटरपोल की मदद से उसे गिरफ़्तार किया जाता है। फिर उसके बाद उसको ना सिर्फ पुलिस का ट्रायल भुगतना पड़ता है, फिर सज़ाए मौत में की जो कोठरी है उसमें एक 8 साल का अरसा अपनी ज़िंदगी का उसे गुजारना पड़ता है। बिल आखिर वो नौजवान अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करता है और उसको बरी कर दिया जाता है। इस नौजवान ने वो 8 साल का अरसा किस तरह गुजारा, उसके साथ उस दौरान क्या क्या मसाइल उसको का सामना करना पड़ा और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कौन से अनासर थे ऐसे कि जिन्होंने तालीम याफ्ता नौजवान को जराइम का एक बेताज बादशाह ज़ाहिर किया। ये किस हद तक इसमें सच है झूठ है कि वो अंडरवर्ल्ड का कितना को हिस्सा है, ये इनकी ज़बानी ही जानेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं अली बॉक्सर। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, एक बड़ी ही दिलचस्प सी आपकी स्टोरी है कि एक अच्छे स्कूल से आपने तालीम हासिल की, बड़ा अच्छा पढ़े और उसके बाद अचानक कत्ल, अगवा, डकैती, इक़दाम कत्ल समेत संगीन वारदातों के जौन से इल्ज़ामात के तहत आप पे मुकदमात दर्ज होते हैं और आपको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो इसकी बैकग्राउंड क्या है? इस सब चीज़ों से गुजरने के लिए मुझे 8 साल लगे, जिसमें मेरे वालिद साहब इन कस्टडी का मर्डर हुए, जिसमें मुझे 8 साल सज़ाए मौत काटनी पड़ी, जिसमें और बहुत सारे नुकसान हुए। तो ये टोटली हमारे सिस्टम का फेलियर है और अनफॉर्चुनेटली ये फेलियर मुझे दुरुस्त होता नज़र नहीं आता। लेकिन आपकी कुछ बातें जिसमें आपने मुझे मुखातिब एक अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक से किया है या बदमाशी के लिंक से किया है, उसकी मैं तरदीद नहीं करूँगा आज, क्योंकि आपका हर शोबा ही अंडरवर्ल्ड बन चुका है इस टाइम। आपकी पुलिस अंडरवर्ल्ड है, आपके वकील अंडरवर्ल्ड है, आपके माजरत के साथ कुछ है। मैं हर उस शख्स को अंडरवर्ल्ड समझता हूँ जो किसी पैसों की खातिर किसी का भी ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करता। मैं बीकन हाउस का स्टूडेंट था, मैं अमेरिकन नेशनल का स्टूडेंट था। हम पे 12 FIR लॉन्च हुई, कत्ल, अगवा, डकैती। जब आप पे कोई FIR लॉन्च होती है तो उसका डिसीजन, उसका पैटर्न और डिसीजन किसने लेना होता? FIR लॉन्च होती है, वो लॉन्च होकर अदालत में जाती है, अदालत के बाद अदालत ट्रायल करती है, वो आपको सज़ा करे या बेगुनाह कर दे। मेरे वालिद साहब का ट्रायल तो इन्होंने अरेस्ट करने के 5 दिन बाद इन कस्टडी मर्डर करके ले लिया। उनको अदालत तक जाने नहीं दिया, उनका ट्रायल होने ही नहीं दिया। जब हम पे मुकदमा डले, मैं इश्तिहारी हो गया, मैं साउथ अफ्रीका चला गया। मुझे वहाँ किसी ने बताया कि जी आपकी सिटी 42 पे खबर चल रही है कि 30 लाख रुपए एड मनी आप पे और आपके कज़न आबिद बॉक्सर पे रख दिए इन्होंने, और साथ ही इंटरपोल को रेड वारंट भी। इस महकमे में उमर विर्क जैसे करप्ट, मुश्ताक सुखेरे जैसे जो तब DIG था, उस जैसे करप्ट डकैत अफसर हों, ऊपर CM शहबाज शरीफ हो, वो आपको क्या लगता है क्या तवक्को करते हैं आप? इन्होंने जब FIR लॉन्च की, मेरे घर से 3.5 करोड़ रुपया उमर विर्क पर्सनली चोरी करके लेके गया, क्योंकि अब्बू अरेस्ट हो गए थे, भाई अरेस्ट हो गया। इन्होंने धोखे से सब्ज़ादार थाने बुलाया कि जी आपके खिलाफ कोई दरख्वास्त है, आगे सिर्फ पेश हो जाए। वहाँ गए तो इन्होंने अरेस्ट कर लिया, इन्होंने कहा जी आपके खिलाफ इतनी FIR हैं। अरेस्ट हो गए, मेरा भी नाम, मेरे छोटे भाई का नाम, मेरी वालदा का नाम, हम सारे साइड पे हो गए, जिस तरह नेचुरली कोई भी करेगा। घर खाली था, इन्होंने घरों में घुस के परफ्यूम भी उठा लिए, जिसका जो हाथ लगा उसने वो चीज़ उठा ली। उमर विर्क ने अपने स्टैंडर्ड
ऑफ करप्शन के हिसाब से 3.5 करोड़ रुपया उठाया, ज्वेलरी उठाई, ज्वेलरी आदि अपने पास रख ली और कुछ चंपे डाल के डकैती की रिकवरी बना दी कि जी ये लें ये। तो उन दिनों आपका ऐसा क्या कारोबार था जो आपके घर में 3.5 करोड़ रुपया कैश पड़ा हुआ था? हमारा हमेशा से ही प्रॉपर्टी का कारोबार था। जिस दौर में मलिक रियाज 100 कनाल पे बैरिया टाउन लॉन्च कर रहा था, मेरी बुच्चा गार्डन 500 कनाल थी, बिल्कुल साफ। बुच्चा गार्डन स्कैंडल से याद आया, बुच्चा गार्डन स्कैंडल के हवाले से भी आपके वाले साहब की बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही और उस दौर में जुल्फ़कार ऐवान का कत्ल हुआ, उसमें भी आपके वालिद मुलव्वस रहे, उसकी क्या हकीकत? जितनी मुझे बात पता है वो ये थी कि इनकी कुछ तलख कलामी हुई थी मेरे वालिद साहब की जुल्फ़कार ऐवान के साथ। उस तलख कलामी में जुल्फ़कार ऐवान ने इनको तड़ी लगाई कि मैं तुम्हें 30 दिसंबर तक देख लूँगा। मेरे वालिद साहब ने जवाब में यही तड़ी उनको लगा दी। बस वो अगर मेरे वालिद साहब कदम ना उठाते तो शायद आप जुल्फ़कार ऐवान के बेटे से इंटरव्यू ले रहे होते मेरे वालिद साहब के बारे में। आपका सिस्टम इस हद तक करप्ट हो चुका है और इस हद तक क्वेश्चन मार्क इस पे आ गया कि मैं आपको जो बात बताऊंगा आप भी उस पर हैरान होंगे कि जिन केसों में मुझे 8 साल लग गए निकलने में, उन्हीं केसों में आबिद भाई जेल भी नहीं गए एक दिन भी। उनकी जो GIT थी वो बिल्कुल मेरिट पे थी, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था इन प्रॉपर्टियों में, हमारे इमेज में। उन्होंने बिल्कुल मेरिट पे तफ्तीश की, उस मेरिट में वो बेगुनाह आए। तो ऐसा क्या था कि मेरे मुकदमात में मुझे 8 साल लग गए बाहर निकलने में, वो यही वजह थी कि उस टाइम मुकदमात बनाने वाले, हमें अरेस्ट करने वाले सिटिंग SP उमर विर और सिटिंग DIG मुश्ताक सुखेरा था। उन दोनों को आपके साथ पर्सनली क्या ऐसा गरज था? मेरे साथ तो पर्सनली कोई नहीं थी। उसको, उन लोगों को इंटरेस्ट बहुत बड़ा नज़र आया प्रॉपर्टियों में। अरबों की प्रॉपर्टीज़ थी, मुद्दई उनको मिल चुकी हुई थी। उन्होंने कहा कि इसको यूज़ करके अपना इंटरेस्ट निकाल लो। जो निकाला उन्होंने, बेची उन्होंने, उल्टे सीधे कागज़ बना के बेची। जिन दिनों आप कोट लखपत जेल में सजाए मौत की कोठरी में थे तो आपके साथ बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग भी वहाँ पे कैद थे, तो कोई ऐसा वाक़या जो आपकी लाइफ का बड़ा नाकाबिले फरामोश वाक़या हो? मैं बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में आपको बताता हूँ जिससे मुझे बातचीत करने में भी इत्तेफाक हुआ, मुलाकात भी मेरी उससे होती थी। उसका नाम था सरबजीत सिंह। मेरी उससे बातचीत हुई, इतनी फ्रेंकनेस होगी कि उसने एक टाइम पे मेरे से ये कन्फेस किया कि मैं इंडियन नेवी का कैप्टन हूँ। अच्छा। हाँ, और उनकी तरफ से मुझे टास्क मिला यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करने का, जो मैंने किया। इंडियन एक फिल्म भी आई थी, उसमें तो सरबजीत सिंह को दिखाया गया है कि वो गलती से बॉर्डर क्रॉस की हुई थी, शराब पी के बॉर्डर क्रॉस करके, सब बकवास है। वो इंडियन नेवी का था। तो आपके सामने क्या क्या एतराफ़ किए थे इसमें? डेड बॉडी वापस गई तो इन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। क्या मतलब एक आम किसान जो शराब पी के बॉर्डर क्रॉस कर दे उसको गार्ड ऑफ ऑनर दे के उसके प्राइम मिनिस्टर उसकी रिसीव कर रहा होता है उसको। यानी ये पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उस पर मुलव्वस था वो। बिल्कुल मानता जो। लेकिन जेल के अंदर तो आपने बड़ी पुरसाइश ज़िंदगी गुजारी, आपको बहुत सहूलियात भी मैसर थी और आपकी उस दौर में तस्वीर मंजर आम पे आई, आप उसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं जेल के अंदर। नशे करने से बेहतर समझा कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ। जब सुप्रिटेंडेंट से रिक्वेस्ट करता था कि जी मुझे एक्सरसाइज के लिए डंबल प्रोवाइड करें तो वो मान लेते थे बात में। इसका मतलब है वहाँ भी आपका असर रसूख चल रहा था? खैर असर रसूख झूठा सच्चा अगर बन गया हो तो वो पता नहीं, ओवरऑल इस असर रसूख में कोई क्राइम इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, आप रिहा हुए बरी होने के बाद और उसके बाद एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आपका एक तोती बोलना शुरू हो गया। एक और चीज़ जो अंडरवर्ल्ड के हवाले से आपने ख़ुद भी बहुत मुसीबतें देखी हैं और इस सारी सूरत हाल में बजाय इसके कि आप इस यूथ को एक पॉजिटिव मैसेज दें, आपने अपना फिर वही सिस्टम ऑन किया हुआ है, 8-8 10-10 डालें, जदीद असला लेके आपकी जो मूवमेंट होती है तो उसमें आप फिर यूथ को क्या मैसेज देते हैं? आजकल की यूथ जो सी है वो इन चीज़ों से बड़ा इंस्पायर होती है। देखिए मेरी बात सुने, यूथ पहले मेरी जितनी मुसीबतें बर्दाश्त करे, जिस जिस चीज़ से मैं गुजरा हूँ वहाँ उससे गुजरे तो कोई बात नहीं, उनका भी ये सिस्टम बन सकता है, लेकिन वो गुजरना मुश्किल है। उसमें सजाए मौत शामिल है, उसमें हेड मनी शामिल है, उसमें इंटरपोल शामिल है, उसमें मेरे वालिद साहब का कत्ल शामिल है, उसमें बहुत चीज़ें शामिल है। उसके बाद
मेरी मुखालफत अपनी जगह है। एक शख्स जो है वो नसीराबाद से उठता है, वो तीफी बाड़ी जिसका नाम है, उसने मेरे वालिद साहब पे उस वक्त हमला किया जब मेरे वालिद साहब को ये भी नहीं पता था कि ये दोस्त है या दुश्मन है, जब मेरे वालिद साहब बिल्कुल नहीं आते थे। हाँ, अगर उस दिन मैं उनके साथ होता तो हो सकता है नतीजा डिफरेंट होता। तो मुस्तकबिल में आप अपने वालिद के कातलों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई करूँगा, बिल्कुल करूँगा, लेकिन सही टाइम पे। अच्छा, कैसा फील करते हैं आप एक आज़ादी की लाइफ? अभी आप जो लाइफ गुजार रहे हैं वो कोई आज़ाद लाइफ नहीं है, तो कैसा महसूस होता है आपको इस लाइफ में आने से पहले और उससे पहले की लाइफ में? मैंने चूज़ नहीं की अपने लिए, ये लाइफ मेरे पे डाली गई सिस्टम की तरफ से। सिस्टम मुझे इंसाफ दे देता, सिस्टम मेरे वालिद साहब का इंसाफ मुझे दे देता, तो मैं सब कुछ सरेंडर आज भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने सारे वेपन सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। तो ये इस यूथ को समझना चाहिए कि मेरा ये जो सारा सेटअप है, ये बहुत तकलीफ़ों के बाद मुझे मजबूरन करना पड़ता। ना मुझे शौक़ है कि मैं इतने गन मैनों के साथ फिरूँ, ना मुझे शौक़ है कि मैं अपने बच्चों के साथ ना फिर सकूँ, ना मुझे शौक़ है कि मैं किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकता। तो ये इंजॉयमेंट से ज़्यादा तकलीफ़ है। अच्छा, आप पर एक और इल्ज़ाम भी है अंडरवर्ल्ड के हवाले से कि आपके कज़न आबिद बॉक्सर जब मफरूर रहे हैं 11 साल और जब जेल से बाहर आए हैं और जेल के अंदर बैठ के आप तमाम मामलात को कंट्रोल करते रहे, उनकी गैर मौजूदगी में भी आप यहाँ पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज़ में बड़े एक्टिव रहे हैं आप, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? आपकी बहुत क्लियर स्टेटमेंट है। मैंने आज तक किसी को डराया हो जिसने FIR दूर की बात है मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज की हो, एक तो वो मेरे सामने ले आए। दूसरा, अगर आपके इल्म में कोई ऐसी जगह है जो मेरे नाम से कब्ज़ा जहाँ हुआ है, वो कल मेरे सामने ले आए, मैं उसे विकेट करता। आप इन चीज़ों को डिनाई करते हैं? 100% डिनाई करता हूँ।